हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दोनों जगह आप कैसी चुनौती देखते हैं? आशीर्वाद मोदी जी का होता है, धरती पर उतारने का काम हिमाचल में जयराम ठाकुर ने अच्छा किया। वैसे ही पहले रूपानी जी ने, बाद में भूपेंद्र पटेल जी ने उसको नीचे धरती पर उतारा है। दोनों ही जगह जनता इस विश्वास को कायम रखने के लिए भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मैं उत्साह देख रहा हूँ। हिमाचल में क्या खास चुनौती है, क्योंकि पिछली बार उपचुनाव में शिकस्त मिली थी? मैं ये मानता हूँ कि वह हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उस तरीके के हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस दिन भी था, आज भी था। हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। भाजपा को एक बड़ी अनुशासित पार्टी माना जाता है, लेकिन इस बार टिकट बंटवारे पर नाराजगी भी दिख रही है। लोग बगावत भी कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं। परिवार में कई बार लोग समय पर मानते हैं, कई बार थोड़ा देर से मानते हैं। सबको साथ चलाना हमारा काम है। हमने कोशिश की, बहुत लोगों को हम बैठा पाए, बहुत लोगों को हम नहीं बैठा पाए। आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए दोनों स्टेट में? आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इलेक्शन के नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये हर एक कोई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। चुनाव है, प्रजातंत्र है, करे, मुझे कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कांग्रेस की तरफ से दावा ये है कि ग्राउंड पर हम मजबूत हो रहे हैं। ये जो नई टीम, एक नई लहर वहाँ पे तैयार हुई है, ये दोनों प्रदेशों में आपको कितना चैलेंज कर रही है? हमें दिखता है कि ये सब चीज़ें दिखावे के लिए है। वो अपनी पार्टी में ही अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो बीजेपी ने वंशवाद और परिवारवाद पर इतना चोट मारा कि उनको मजबूर होना पड़ा कि इतने साल बाद तो कोई नॉन परिवार का व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है। ये अलग बात है कि उनको चलाने वाले वो परिवार ही हो। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद देश का विकास का जो लक्ष्य रखा था, वो 2022 खत्म होते होते भाजपा कहाँ तक पहुँची है? मोदी जी के नेतृत्व में भारत टारगेट पर भी चला हुआ है और भारत की इमेज दुनिया में बदली है, इसको भी हमको समझना है। आप पंजाब में भाजपा का क्या भविष्य देखते हैं? अकाली दल से छूटने में और अलग हटने में टाइम लगा। हमारा जन्म ही एक तरीके से कहिएगा फुल फ्लेजेड पार्टी के रूप में हुआ ही इस इलेक्शन में है। जिस तरीके से लोगों का विश्वास ऑल्टरनेट के रूप में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अगली सरकार वहाँ बनाएं और हम बनाएंगे। हिमाचल में अक्सर ये देखा जाता है कि रिपीट नाम की चीज़ मतलब दिखती नहीं है, कि जब भी मुकाबला हो सरकार कोई रिपीट कर जाए। आपने कभी भी शब्द समित जी प्रो इनकम्बेंसी नहीं सुना होगा, हमेशा ये सुना होगा एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। ये प्रो इनकम्बेंसी शब्द तब आया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जो मोदी जी के प्रति विश्वास है, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसको ध्यान में रख करके करेंगे तो यहाँ पर हम राज नहीं रिवाज बदल रहे हैं, और ये हिमाचल की जनता रिवाज बदलने के लिए आतुर बैठी हुई है। हिमाचल में भी एक बड़ा मुद्दा गूंज रहा है, ड्रग्स का, नशे का मुद्दा। इस मुद्दे से कब निजात मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शासन में ही मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी ही इससे लड़ सकती है और लड़ने का प्रयास करती है। 12 नवंबर को लेकर क्या दावा है? अच्छी तरीके से सरकार बना रहे हैं, एक तरफा सरकार बना रहे हैं, सीटों के लिहाज से कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ रहे हैं। बाकी सीटों का तो ऐसा होता है, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में छोटे मार्जिन से सीट्स निकलती हैं और उसका 1-2% के स्विंग का भी कितना असर पड़ता है। तो आगे चल करके 9-10 तारीख तक हम आपको सीट भी बता देंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी जगबाणी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सरमित चौधरी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से। नड्डा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका अभिनंदन। तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह, दूसरा राज्य आपका हिमाचल है, तो दोनों जगह आप कैसी चुनौती देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही जगह लोगों ने देश के सबसे विश्वसनीय नेता और जिसको सब लोग बहुत ऊंची निगाह से देखते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका सारे देश में, दुनिया में एक अपना स्थान है, एक शख्सियत का अपना स्थान है। और जब भी इलेक्शन आते हैं तो चाहे वो प्रदेश की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे किसी और सूबे की जनता हो, सभी उनको बहुत प्यार भी करते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। ये चुनाव भी चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी का कि वो प्रभारी रहे हैं, बहुत अटूट विश्वास है लोगों को उन पर, और उनका आशीर्वाद भी हिमाचल प्रदेश को भरपूर मिला है। लोगों ने महसूस किया है कि मोदी जी के आने से हिमाचल प्रदेश
मुख्य धारा में आया, विकास में जुड़ा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, जो कभी सोचा नहीं था वो मिला। तो उस आशीर्वाद को रिस्पॉन्ड करने का समय अब आया है। तो वो रिस्पॉन्ड करने के लिए आतुर है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, तो गुजरात में तो उनको बतौर मुख्यमंत्री 12 साल लोगों ने देखा है। बहुत प्यार करते हैं उनको, बहुत ज़्यादा उनके प्रति एक अटूट विश्वास है। और जब भी चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री जी को भरपूर आशीर्वाद मिलता है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलने का काम होने वाला है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आशीर्वाद मोदी जी का होता है, धरती पर उतारने का काम हिमाचल में जयराम ठाकुर ने अच्छा किया है। वैसे ही पहले रूपानी जी ने, बाद में भूपेंद्र पटेल जी ने उसको नीचे धरती पर उतारा है। तो इसलिए दोनों ही जगह जनता इस विश्वास को कायम रखने के लिए भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मैं उत्साह देख रहा हूँ, मैं माहौल देख रहा हूँ। जगह जगह पर जो जनसभाएं होती हैं उसमें जो मैं उत्साह देखता हूँ, उसको देख करके मैं कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्ड करने का एक टाइम है, लेकिन हिमाचल से आप आते हैं। हिमाचल में जब पीछे उपचुनाव हुआ, सब जगह आपको सफलता मिली, लेकिन हिमाचल में पार्टी को शिकस्त मिली, और एक नहीं मतलब सारी सीटों पर शिकस्त मिली। तो अब अध्यक्ष के तौर पर, और जैसा आप कहते हैं कि विजय पताका प्रधानमंत्री मोदी की हर जगह फहराती है, लेकिन हिमाचल में क्या खास चुनौती है, क्योंकि पिछली बार उपचुनाव में शिकस्त मिली थी? नहीं, देखिए, इसमें से समझने वाली बात है। 4 सीटें थी, 4 में से 2 में बीजेपी थी, 2 में कांग्रेस थी। 2 में कांग्रेस ने रिटेन किया, 2 बीजेपी की गई। हमारे बाई इलेक्शन में हम हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि हमारी स्टेबल गवर्नमेंट है। हम कई बार बोलते हैं कि इस समय कार्यकर्ता को दे करके देखो, कोई किसी नए पर प्रयोग करो। तो एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने लिया था। उस प्रिंसिपल स्टैंड के तहत हमने कैंडिडेट्स तय किए थे। उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बाई इलेक्शन अलग होता है और देश का इलेक्शन और प्रदेश का इलेक्शन अलग होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि वह हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उस तरीके के हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस दिन भी था, आज भी था। हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। अब जो टिकटों का बंटवारा हो चुका है, भाजपा को एक बड़ी अनुशासित पार्टी माना जाता है, लेकिन इस बार टिकट बंटवारे पर नाराज़गी भी दिख रही है, लोग बगावत भी कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं। तो इसको आप कैसे संभालेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आकांक्षाएं हैं, तो इसका मतलब आशा है लोगों को जी। वातावरण है पक्ष में, तभी लोग खड़ा होना चाह रहे हैं। परिवार में कई बार लोग समय पर मानते हैं, कई बार थोड़ा देर से मानते हैं। सबको साथ चलाना हमारा काम है। हमने कोशिश की, बहुत लोगों को हम बैठा पाए, बहुत लोगों को हम नहीं बैठा पाए। जहाँ नहीं बैठा पाए हैं, अभी वातावरण बनेगा और ये सिलसिला चला रहेगा, तो वापस आएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमको एक बात समझनी चाहिए कि आपने बीजेपी को भी देखा है और हमारे कार्यशैली को भी देखा है। जो भी पार्टी के अंदर रह करके काम करता है, उसी को आशीर्वाद मिलता है। पार्टी से बाहर जाते हैं तो उनको जनता भी नहीं मानती है। तो वो स्थिति आएगी तो थोड़े दिनों में आ जाएगी, फिर वो बोलेंगे कि हमको वापस ले लो, हम अब हो गया, हमने कोशिश कर ली, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट। लेकिन जनता एज ए होल, उनका पूरे का पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को है। ये गुजरात में जैसा आप बता रहे हैं कि विजय पताका वहाँ से सालों साल से फहरा रही है बीजेपी की। 27 साल वहाँ पे आपका राज है, पिछले 5 साल से हिमाचल में राज है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो जगह जगह आपको चैलेंज कर रहा है, एक नई पार्टी जो है, जो दिल्ली में तीसरी बार आई है, वो आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में उन्होंने प्रचंड बहुमत लिया, उसी के साथ लगता हुआ हिमाचल है। गुजरात में उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो वो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए दोनों स्टेट में पैदा कर रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश में लड़ने आए थे, 350 सीटों पर लड़े थे, 349 पर इनकी जमानत जब्त हुई जी। ये उत्तराखंड में आए थे। आप ही लोग हमसे प्रश्न पूछने लग गए, आपका झगड़ा आपसे है कि कांग्रेस से है? मैं कहा, आप कहीं दिखती नहीं भाई, मिलेगी नहीं आपको, ढूंढे नहीं मिलेगी। 70 सीटों पर लड़े, 65 पर जमानत जब्त हुई। इनका अध्यक्ष ही छोड़ करके चला गया, बीजेपी में है आजकल, हमारे प्रचार में हिमाचल गए हुए। गोवा में गए,
मैं पहले भी बताया, मैंने अब कई इंटरव्यूज़ में बताया, बैनर में देखोगे तो गोवा उतरते के साथ लगेगा कि तो आप में हो गया है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हालचाल है? बोले 40 सीटों पर लड़ रहे हैं, 39 सीटों पर लड़ रहे हैं। मैंने कहा होगा क्या? बोले तो ज़मीन पर देखिए क्या होगा। 35 सीटों पर जमानत जब्त हुई। हिमाचल में आए पीछे गए पहले, क्रीज पर आए पीछे, रन आउट पहले हो गए, चले ही गए, दिखते ही नहीं है। और यहाँ भी आपसे हम 8 तारीख को मिलेंगे, जमानतें जब्त होंगी। गुजरात में जहाँ तक सवाल है वहाँ भी वो खूब हल्ला कर रहे हैं। एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा यहाँ कि ये हिमाचल क्यों छोड़ गए? इसलिए छोड़ गए कि हिमाचल के लोग बहुतायत में पंजाब में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। इनकी एक्टिविटी लोगों ने देखी है, घोटाले, भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से देखी हुई, इसलिए ये हिमाचल से छोड़ करके चले गए। गुजरात दूर है तो इनको लगा कि वहाँ पर हम प्रयास करें। तो जो हाल इनका उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ है, गोवा में हुआ है, गुजरात में भी करके देख ले। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, इलेक्शन के नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। यह एक तरीके का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये हर एक कोई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। चुनाव है, प्रजातंत्र है, करे, मुझे कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इनका आपको अपना इतिहास आपके सामने रखा है, इसलिए वी इन हिमाचल दे आर नो चैलेंज एट ऑल, एंड इन गुजरात ऑल्सो दे आर नो चैलेंज, और वो वहाँ पर भी साफ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीति में एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत क्या है, कर रहे हैं। नड्डा साहब, कांग्रेस का ये कहना है कि जो सेमीफाइनल था वो 4 सीटें कांग्रेस जीती है, और अब जो फाइनल है वो भी कांग्रेस आएगी सत्ता में। तो कांग्रेस के इस दावे पर आप क्या कहें? देखिए, वो लोग हमेशा एक तरीके से जिसको कहते हैं कि बिना सीरियस थॉट दिए हुए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करते हैं। उनकी चार्जशीट है, उनको भी विश्वास नहीं हुआ चार्जशीट पर, वो नॉन स्टार्टर प्रूव हुआ। तो जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं उस पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई प्रदेश का चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे, आपके भी ध्यान में आया होगा। तो इसलिए, और मैं अपने ओपोनेंट की बहुत वीकनेस आपको बता करके आज मजबूत उनको क्यों करूँगा, तो इसलिए मैं, ये रणनीति का विषय है, मैं इसको ज़रा अपने तक ही संभाल के रखता हूँ, लेकिन कोई इस तरीके का चैलेंज नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दावा ये है कि वो साउथ से उन्होंने यात्रा शुरू की, ग्राउंड पर वो घूम रहे हैं, ग्राउंड से राहुल गांधी लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ग्राउंड पर हम मजबूत हो रहे हैं और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमने एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुना। तो ये जो नई टीम, एक नई लहर वहाँ पे तैयार हुई है, ये दोनों प्रदेशों में आपको कितना चैलेंज कर रही है? बिल्कुल नहीं है। ये निकले हैं, एक तो भारत भ्रमण पर निकले, घर से निकले, बड़े दिनों बाद निकले, अच्छी बात है, स्वागत है, ये उनका पार्टी का मैटर है, आए हैं, अच्छी बात है, घूमे फिरे, जो करना है सो करे। लेकिन मैं अभी आपको ये थोड़ी नहीं बताने वाला हूँ कि इनकी यात्रा में कमियाँ क्या क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ है जिसके कारण इनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हमें दिखता है कि ये सब चीज़ें दिखावे के लिए है, वो अपनी पार्टी में ही अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा को कुछ नहीं है। लेकिन नए अध्यक्ष आए हैं, वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती? वो हमारे मित्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका इंटरनल पार्टी का मैटर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ प्रश्न तो मन में आते ही हैं कि आप CWC से आप स्टीयरिंग कमेटी बना ली, क्यों बनाई समझ में नहीं आया। इसका संविधान कहाँ है मालूम नहीं। एक ही परिवार के 3-3 सदस्य उसमें हैं, परिवारवाद से आप मुक्त हो गए, ये आपको लगता होगा, मेरे तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो ये इस तरीके का एक पार्टी के अंदर है, अच्छी बात है। प्रजातंत्र की दृष्टि से उन्होंने दिखाने की कोशिश की। ये तो बीजेपी ने वंशवाद और परिवारवाद पर इतना चोट मारा कि उनको मजबूर होना पड़ा कि इतने साल बाद तो कोई नॉन परिवार का व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है। हमारे व्हाट इज़ मेच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज़ मेच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी। वो मेच्योर कैसे होती है कि हमारे आवाज़ ने उनको मजबूर किया कि अपने परिवार से छोड़ के किसी और को देखा जाए। ये अलग बात है कि उनको चलाने वाले वो परिवार ही होगी। प्रधान जी, भाजपा ने सत्ता में आने के बाद देश का विकास का जो लक्ष्य रखा था वो 2022 खत्म होते होते भाजपा कहाँ तक पहुँची है? हम बिल्कुल टारगेट पर चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। वी आर नंबर 2 इन, वी आर नाउ 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। हम 3 ट्रिलियन इकॉनमी को 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ हम अग्रसर बढ़ रहे हैं। बाकी सारी दुनिया कोरोना के कारण बहुत, उनका इकोनॉमिक
में स्लो डाउन हुआ, लेकिन हमने पेस पकड़ा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 33% बढ़ गया। हमारा स्टील में हम नंबर 2 पर आकर के खड़े हो गए। टेलीफोन मैन्युफैक्चरर्स में हम नंबर 2 पर आकर के खड़े गए। सोलर पावर के रूप में हम नंबर 5 में आकर के खड़े हो गए। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से एजुकेशन में अब हम लोगों ने जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया है उसका एक बहुत बड़ा नतीजा हमको दिखने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तीनों पर काम चला हुआ है। एविएशन में एक क्रांति ही आई है जिसको हम कह सकते हैं। गरीबों का एम्पावरमेंट इतना हुआ है कि हम अति गरीबी की रेखा से बाहर निकल आया, भारत निकल करके आ रहा है, लेस देन 1% हो गया अति गरीबी की रेखा से। तो भुखमरी नाम की चीज़ समाप्त हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का जो प्रावधान किया है, उससे देश की अति गरीबी को हम लोगों ने बिल्कुल नीचे लेस देन 1% ला करके खड़ा किया है। तो हम उसी टारगेट पर चले हुए हैं और ये हम नहीं मान रहे हैं, दुनिया मान रही है। वी आर नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन डिफेंस इक्विपमेंट। तो जो पहले लेता था अब देने लग गया। अभी भी अमेरिका में, यूरोप में वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। हम 219 करोड़ रुपए डबल डोज विद बूस्टर लगा करके, मास्क नाम की चीज़ भारत में रह ही नहीं गई है। तो यह बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत टारगेट पर भी चला हुआ है और भारत की इमेज दुनिया में बदली है, इसको भी हमको समझना होगा। टारगेट्स की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि 2022 तक हमने ये टारगेट अचीव कर लिए और 24 तक और भी टारगेट्स हैं। तो 24 की बात अगर होती है, वो तीसरी बार आप मैदान में होंगे, 14 के बाद 19 फिर 24। तो 24 में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंटर्स जो अभी से चुनौती आपके सामने पेश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पेश कर रहे हैं चुनौती, नीतीश कुमार जी जो आपसे अलग हुए, केसीआर, बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं, वेस्ट से, इधर बंगाल से भी दावेदारी होती है। तो 24 का मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण अभी से आपको क्या लग रहा है, कितनी चुनौती होगी? शमित जी, हम हर चुनाव को चुनौती ही मान के चलते हैं और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और चुनावी मोड में रहते हैं और हम उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं। चुनाव लड़ना रणनीति का विषय होता है, रणनीति पर्दे का विषय होता है, इसलिए हम बहुत तो खुलासा नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम तैयार हैं। प्रजातंत्र है, किसी को हम रोक थोड़ी ना सकते हैं। आप जुड़ के लड़िए, मिल के लड़िए, कैसे भी लड़िए, आप लड़िए। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि दूसरा खराब है इसलिए हमको वोट दो, ये हमारा तरीका सोचने का नहीं है, हमारे मोदी जी का तरीका नहीं है। हम अच्छे हैं और हमारा होना जरूरी है और हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, आपकी हकों को सुरक्षित रख सकते हैं, आपके हकों की रक्षा करने वाले हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिस पर हमको आपको वोट देना है। लोगों को विश्वास नहीं होता है। कई बार कई लोग इसको मैथमेटिक्स मानते हैं, इसका ये जुड़ गया, उसका वो जुड़ गया, दोनों का जुड़ करके ये बन गया। पिछली बार 2017 में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 2017 विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में मिलकर के लड़ी। आपने कहा बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, हमने देखा वो कॉम्बिनेशन, लड़के, यूपी के लड़के, हाँ यूपी का ध्वस्त हो गया। उसके बाद आए मायावती और समाजवादी पार्टी। हमको जर्नलिस्टों ने, सब ने बहुत इस बात की चर्चा की कि ये इसको देखो, इसके बारे में कोई चर्चा करो, चिंता करो, कुछ ना कुछ सोचो कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ये मिल जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा, मिल जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। मैंने कहा दिल थाम के बैठो आप देखिएगा, एक तरफा मोदी जी का करिश्मा चलेगा, मोदी जी का वोट आएगा। आपने देखा कि वो आया और पॉजिटिव वोट आया, उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव वोट आया। तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह भी लोग जो 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, हमको पॉजिटिव वोट आएगा और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मानते। बाकी तैयारी करना और चुनौती को एक्सेप्ट करना ये हमारा काम है और प्रजातंत्र में हम रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। वो मिल करके लड़े, बहुत अच्छी बात है, सुबुद्धि आए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई स्ट्रैटेजी तो उनकी है, वो तय करें जो करना है। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा केंद्र में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता की वजह से आई है और देश भर में भाजपा मजबूत दिखाई देती है। लेकिन जो हिमाचल का पड़ोसी राज्य पंजाब,
उसमें भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। आप पंजाब में भाजपा का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, मैं आपको उसमें बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती है या कम होती है, वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका एडवांटेज उठा सकती है, और उसमें कांग्रेस ने भी मदद की है जिस तरीके की परिस्थिति है। मैं पंजाब के बारे में आपको कहूँगा। पहली बात, पंजाब में हमारा अकाली दल के साथ समझौता था। हम लोगों ने तय किया था कि हम समझौता नहीं तोड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बादल साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत उनका ध्यान रखते हैं। जब प्रभारी थे तब भी उनके साथ वो मिलते थे और उनके साथ वो बातचीत उनकी होती रहती थी। हमें आपने विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने सब ने कहा था कि अकाली से रिश्ता तोड़ दो और आप अच्छे से निकल जाओ। हमने कहा हम नहीं छोड़ते हैं एनडीए को, कोई हमको छोड़ करके चला जाए, हम नहीं छोड़ते। उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर कैबिनेट में हमारा साथ दिया और वो उस के पार्ट एंड पार्सल रहे। बाद में कुछ प्रेशर उन पर आया और उन्होंने अपने आप को हमारे से अलग कर लिया। वर्चुअली हम पहली बार इस चुनाव में, शायद मुझे आंकड़े पूरे याद नहीं, लेकिन हम 23 सीटों पर लड़ने वाले पार्टी थे और मैं प्रभारी था, श्रमिक जी, मैं प्रभारी था। 23 सीटों पर लड़ने वाले, और वो भी शहरों में लड़ने वाली पार्टी थी। पहली बार हमने 73 सीटों पर, शायद 62-73 कुछ ऐसी 72 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा। यानी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल पंजाब में पहली बार इस चुनाव में आया। तो वी आर ए न्यू पार्टी। लेकिन हमारी स्थिति आज नहीं खराब है, अब नहीं खराब है। आप देखिएगा आखिर ये क्यों कांग्रेस पार्टी के लोग इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में आए, आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारी पार्टी में क्यों आए? इसलिए आए कि अब उनको ये दिखता है, हमको उनको अकाली दल से छूटने में और अलग हटने में टाइम लगा। हमारा जन्म ही एक तरीके से कहिएगा फुल फ्लेजेड पार्टी के रूप में हुआ ही इस इलेक्शन में है। ये जो अभी चुनाव हुआ जिसमें नतीजे आए, तो किसी पार्टी को ग्रो करने में टाइम लगता है। बट आप अगले इलेक्शन में देखिएगा जिस तरीके से लोगों का विश्वास ऑल्टरनेट के रूप में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अगली सरकार वहाँ बनाएं, और हम बनाएंगे। हिमाचल में अक्सर ये देखा जाता है कि रिपीट नाम की चीज़ मतलब दिखती नहीं है, कि इस बार कोई, अगली बार कोई सरकार, जब भी मुकाबला हो सरकार कोई रिपीट कर जाए। आप मिशन रिपीट का नारा दे रहे हैं, तो किस बिहाफ पे, मतलब अगर होता अभी तक यही आया है तो फिर आपका आधार क्या है कि आप मिशन रिपीट का दावा करें? शमित जी, मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो चुका है। आपने कभी भी शब्द, शमित जी, प्रो इनकम्बेंसी नहीं सुना होगा, हमेशा ये सुना होगा एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। ये प्रो इनकम्बेंसी शब्द तब आया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जब गुजरात में मोदी जी ने 12 साल राज किया तो दुनिया की सारी ताकतें वहाँ जाकर उनको हराने पर लगती थी, पर वो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर में शमित जी जीत करके आते थे। इस बार भी चुनाव हुए, हम 2014 में भी आए मोदी जी के नेतृत्व में, हम 2019 में भी हम केंद्र सरकार में आए। उत्तर प्रदेश में हम 2017 में भी आए और हम 2022 में भी आए, चुनाव में हम जीत करके आ गए। उत्तराखंड, जहाँ कभी भी जब से प्रदेश बना है तब से किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई, हम वहाँ रिपीट कर गए। ये पहाड़ी राज्य है, पड़ोसी का राज्य है, वहाँ हम रिपीट कर गए। हमारा ये गोवा, तीसरी बार हमने सरकार बना ली। वो मणिपुर, हम विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार बन गई है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मोदी जी के प्रति विश्वास है, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसको ध्यान में रख करके करेंगे तो यहाँ पर हम राज नहीं रिवाज बदल रहे हैं, और ये हिमाचल की जनता रिवाज बदलने के लिए आतुर बैठी हुई है। आप सर्वेज, आपके भी सर्वेज बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्विंग है, तो वो हमको दिख रहा है, और इसी आधार पर हम कहते हैं कि हम फिर से रिवाज बदलेंगे और राज वही रखेंगे। तो ये हमारा कहना है। अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी गुजरात के दौरे पर लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो नोटों पर लगाने की बात कही है, भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पहले तो आपको बड़े विस्तृत रूप से समझा दूँ। वो चुनाव के लिए सब करते रहते हैं,
कभी ये फैक्टर कभी वो फैक्टर, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी लेवल बहुत नीचे आई है। जी। कोई भी उनकी बातों को सीरियसली, यानी कि वो सच बोल रहे हैं, इस बात को नहीं लेता है। लोग भूल जाते हैं, हमारा काम है याद दिलाना। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आजकल पंजाब की भी ले रखी है, बाकी भी ले रखी है। मैं गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करूँगा, आजकल वो उन्होंने सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ ले रखी हैं। मैं CAG के ऑडिट कराऊँगा डिस्कॉम पर, हम आज दिन तक इंतज़ार कर रहे हैं। मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा, मैं आज दिन तक इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं पानी माफिया से लड़ूंगा। 1000 टैंकर उन्होंने लगा दिए पानी माफिया की दृष्टि से। मैं ट्रांसपोर्ट में परिवर्तन लाऊंगा। बसें घट गई, हज़ारों की संख्या में बसें घट गई, कोई उसमें काम नहीं हुआ। मैं ईमानदार सरकार दूंगा। घोटाले की सरकार दी। घोटाला किसमें? शराब में भी घोटाला, और शराब जैसी चीज़ में घोटाला किया उन्होंने, और उसको बढ़ाने के लिए जो मोहल्ले मोहल्ले तो दुकानें खोलने का काम कर दिया। उसी तरीके से शिक्षा में क्लासरूम और बाथरूम दोनों का टेंडर एक ही लेवल पर कर दिया। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार उन्होंने किए। और इस तरीके से कहते थे मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा। 3 जेल के अंदर हैं, 3 जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बेल पर हैं। तो ये भी आपके सामने है। तो अब उन्होंने राम जन्मभूमि का विरोध किया कि नहीं किया? आज उनको गणेश जी दिख रही हैं, लक्ष्मी जी दिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह की बात करें। लेकिन उनका इंटेंशन वोट है, नोट तो बहाना है। इसलिए उनका कोई देवी देवताओं से प्रेम नहीं है, उनका प्रेम है राजनीति से, और राजनीति के लिए वो इस तरीके के कार्य को जी। करते हैं। अच्छा, हिमाचल में भी एक बड़ा मुद्दा गूंज रहा है, जो पंजाब में भी गूंजता रहा है, प्रभावित हैं बहुत सारे। एक ड्रग्स का, नशे का मुद्दा, इस मुद्दे से कब निजात मिलेगी भारत को, इन प्रदेशों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शासन में ही मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी ही इससे लड़ सकती है और लड़ने का प्रयास करती है। पंजाब के अंदर जब भी हमको सरकार में आने का मौका मिलेगा, हालांकि जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए वो तो पूरा मिल रहा है पंजाब को। अब पंजाब उसका उपयोग करता तो बहुत अच्छी बात थी, वो उपयोग नहीं कर पाया है। जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, हम बॉर्डर्स को सुरक्षित तो रखा ही है, आगे और रखेंगे उसको सुरक्षित। अच्छा, एक बड़ी चर्चा चल रही है कि जैसा असंतोष कांग्रेस में हिमाचल में देखा जा रहा है, वैसा ही असंतोष कुछ बीजेपी में भी देखा जा रहा है। ऐसी क्यों दिक्कत? नहीं, समझिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का क्या होता है, वहाँ तो इंडिविजुअल लीडर्स होते हैं। उन लीडर्स को सपोर्ट मिलता है तो लड़ते हैं, नहीं मिलता है तो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ज़रूर रिबेल्स खड़े हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके का हमारा वातावरण अभी चुनाव में आगे बढ़ेगा सुमित जी, लोग सारे जुड़ेंगे और वो भी सारे हमारे साथ आएंगे। लेकिन जीवंत पार्टी है। आप परिवार में सबको खुश कर पाते हैं क्या? हम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, सबकी आशाएं आकांक्षाएं होती है, उनको साथ लेकर के चलना हमारा काम होता है, हम चलेंगे। और एक बात और मैं कह दूं, जो लोग पार्टी लाइन से बाहर जाते हैं उनको आशीर्वाद नहीं मिलता है, पार्टी का नहीं, लोगों का। 12 नवंबर को लेकर क्या दावा है? अच्छी तरीके से सरकार बना रहे हैं, एक तरफा सरकार बना रहे हैं। सीटों के लिहाज से कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ रहे हैं। बाकी सीटों का तो ऐसा होता है, आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में छोटे मार्जिन से सीट्स निकलती हैं और उसका 1-2% के स्विंग का भी कितना असर पड़ता है। तो आगे चल करके 9-10 तारीख तक हम आपको सीट भी बता देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब केसरी ग्रुप पर हमें आपका बहुत सानिध्य मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेपी नड्डा साहब ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम आएंगे। बाकी इंतज़ार रहेगा हिमाचल में 12 नवंबर का, और गुजरात के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या कुछ तारीखें आती हैं। तमाम टीम के साथ हम पंजाब केसरी ग्रुप पर तमाम दर्शकों से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।